हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 की सप्लीमेंट्री रीडर एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ब्रिंगिंग अप करी। करी जो है वो एक एलिफेंट का नेम है, ठीक है। इस स्टोरी में मेनली दो कैरेक्टर्स हैं, करी जो कि एक एलिफेंट है और उसके कीपर जो कि स्टोरी के नरेटर भी हैं, ठीक है। ये जो स्टोरी है ये एक एक्सर्प्ट है एक नॉवल से। नॉवल का नाम है करी द एलिफेंट। उसमें से छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है कि करी जो है मीन्स एलिफेंट जो है वो कैसे ग्रो हो रहा है। यहाँ पे हम करी के मीन्स जो एलिफेंट है उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, बिफोर यू रीड, Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. करी जो है वो एक 9 months old बेबी एलिफेंट है जो कि रहता है अपने 9-year-old कीपर के साथ या फ्रेंड के साथ, ठीक है। करी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलिशियस ट्विग्स अ डे। अब नारेटा कहते हैं कि करी ज़्यादा नहीं खाता है, बस कितना खाता है, 16 kgs ऑफ डिलिशियस ट्विग्स अ डे। ट्विग्स क्या होता है, ट्विग्स मतलब डेलिकेट ब्रांचेस, ठीक है, जो कि न्यू न्यू ब्रांचेस निकलती हैं ट्रीज पे से, ठीक है, नाजुक सी जो ब्रांचेस होती हैं वो खाते हैं, उन्हें कहते हैं ट्विग्स। तो वो पसंद है किसको, करी को। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। अब करी जो है वो बहुत प्लेफुल है और सेंसिटिव भी है, ठीक है, और उसने एक बॉय को ड्राउनिंग से, ड्राउनिंग मीन्स डूबने से भी बचाया। कैसे बचाया वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स बिगिन। Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. करी जो एलिफेंट है वो 5 months का था जब वो नरेटर के पास आया टेक केयर के लिए। I was 9 years old and I couldn't reach his back. I could reach his back if I stood on tiptoe. और नरेटर जो है वो 9 years के थे और नरेटर कहते हैं कि मैं उसके बैक तक आराम से पहुंच जाता था अगर मैं टिप टो पे खड़ा हूँ, मतलब पैरों के बिल्कुल टिप पे खड़ा हो जाऊँ, तो फिर वहाँ मैं उसके बैक तक आराम से पहुँच जाता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। और करी जो है वो उतना ही ऊंचा था, मीन्स उसकी हाइट उतनी ही थी फॉर अबाउट 2 years, 2 years तक वो उतना ही था। वी ग्रू टुगेदर, दैट इज़ प्रॉबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। अब नारेटा कहती है कि हम दोनों साथ में बड़े हो रहे थे, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कितना टॉल है, क्योंकि वो भी बढ़ रहा था मैं भी बढ़ रहा था, सो वो दोनों साथ में बढ़ रहे थे। ही लिव्ड इन अ पवेलियन। पवेलियन क्या होता है, पवेलियन एक शेड है, ठीक है, जहाँ पे रखा जाता है, ओपन बिल्डिंग है जिसकी रूफ नहीं होती, ठीक है। अगर रूफ होती है तो वो किससे बनाई जाती है, अभी हम आगे पढ़ रही हैं, अंडर अ थैच्ड रूफ। थैच्ड का मतलब है जो रूफ है वो बनाई गई है स्ट्यू से, सूखी हुई डंडियों से, ठीक है, झाड़ियों से, थैच्ड रूफ, तो वो वाली रूफ बनाई गई है। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। स्टम्प्स होते हैं जो ट्री को काट देते हैं, ट्री कट कर देते हैं, तो रूट्स के साथ साथ ऊपर ट्री का थोड़ा सा पार्ट बच जाता है, उसे कहते हैं स्टम्प, ठीक है। और थिक ट्री स्टम्प मतलब मोटे मोटे जो ट्री के स्टम्प है उससे उस रूफ को बांध दिया जाता है रस्सी के साथ। क्यों बांधा गया वहाँ पे, सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। और क्यों बांधा गया, इसलिए बांधा गया जब करी बम्प करे, मतलब टकरा जाए किसी पोल के साथ, जब वो हिलेगा डुलेगा तो वो फॉल ना हो जाए, मतलब गिर ना जाए रूफ जो है, इसलिए उस रूफ को स्टम्प के साथ, ट्री स्टम्प के साथ बांध दिया गया। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे पहली चीज़ करी ने जो की वो क्या की, एक बॉय की जान बचाई। कैसे बचाई, करी डिड नॉट ईट मच but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. करी ज़्यादा नहीं खाता था, वो कितना खाता था, 40 pounds of twigs. 40 pounds is around 16 kgs of twigs, again जो सॉफ्ट सी टेंडर सी न्यू ब्रांचेस होती हैं वो एक दिन में उसको चाहिए होती थी च्यू करने के, मतलब चबाने के लिए और खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। अब रोज़ नरेटर जो है वो करी को रिवर तक लेके जाया करते थे, किसके लिए, बाथ के लिए, नहलाने के लिए। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand.
अब करी जो है वो नीचे बैठ जाया करता था। सैंड बैंक मतलब रिवर का किनारा, बैंक मीन्स रिवर का किनारा, और सैंड जहाँ पे वो जो रेत पड़ी होती थी, तो वहाँ पे करी बैठ जाया करता था। और उस टाइम पे नैरेटर जो है वो उसको क्लीन सैंड से, साफ सी सैंड से, रिवर के किनारे पे जो होती थी, रिवर की जो होती थी, वो उससे उसको अराउंड 1 घंटे तक उसको रब करता था करी को। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद करी जो है पानी में बहुत देर तक बैठ जाया करता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी, और बाहर आने के बाद करी जो है उसकी स्किन इतनी शाइन कर रही होती थी, ऐसा लगता था एबनी की तरह। एबनी क्या होता है? बहुत ही शाइनिंग सा टिम्बर कह सकते हो, जो कि फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा लगता था उसकी बॉडी कितनी शाइन कर रही है, कितनी अच्छी लग रही है। एंड ही वुड स्क्वील, स्क्वील मतलब चिल्लाना, ठीक है। विद प्लेजर मीन्स खुश होता हुआ चिल्ला रहा तो होता है वो, ठीक है, आवाज़ें निकाल रहा होता है। एज अ रब वाटर डाउन हिज बैक, जब नैरेटर उसकी बॉडी से पानी जो है रब करके नीचे गिर रहे होते हैं। Then I would take him by the ear because it is the easiest way to lead an elephant. और फिर नैरेटर जो है उसको उसके ईयर से गाइड करते हैं कि किस वे जाना है, क्योंकि नैरेटर कहते हैं कि वो सबसे ईजी वे था एलिफेंट को लीड करने का कि किस तरफ जाना है, ठीक है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। फिर नारेटा कहते हैं फिर मैं उसको जंगल के किनारे पे छोड़ देता हूँ और मैं अंदर चला जाता हूँ उसके लिए लशियस मीन्स डिलिशियस, जो टेस्टी और स्वीट स्मेलिंग ट्विग्स हैं, ठीक है, जो ब्रांचेज हैं बहुत ही टेस्टी सी डिनर के लिए, उसके लिए ट्विग्स लाने के लिए, ठीक है। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। अब नारेटा कहते हैं कि आपके पास एक बहुत ही शार्प हैचेट, हैचेट क्या होता है? स्मॉल एक्स है, ठीक है। स्मॉल एक्स जो होती है बहुत ही शार्प होनी चाहिए आपकी एक्स या नाइफ जो है आपकी बहुत ही शार्प होनी चाहिए उन ट्विग्स को काटने के लिए। क्यों? इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट वुड विल नॉट टच इट। फिर वो बताते हैं कि और मुझे 1 घंटा लगता है उस नाइफ को, उस एक्स को शार्प करने के लिए। और क्यों? क्योंकि अगर ट्विग जो है वो म्यूटिलेटेड होगी, मतलब कि ठीक से नहीं कटी होगी, उस ऑकवर्डली डिसफिगर्ड होगी, उसकी फिगर जो है मतलब ठीक से नहीं होगी ट्विग, तो एलिफेंट जो है वो उसको नहीं खाएगा, मीन्स करी उसको नहीं खाएगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। फिर नारेटा कहते हैं कि ये कोई बहुत आसान काम नहीं है करी के लिए सैपलिंग्स लाना या ट्विग्स लाना। सैपलिंग्स मतलब न्यू प्लांट्स जो होते हैं। आई हैड टू क्लाइंब ऑल ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। फिर नारेटा बताती हैं कि मुझे बहुत सारी तरह के ट्रीज़ को चढ़ना पड़ता है, क्लाइंब करना मतलब चढ़ना पड़ता है करी के लिए बहुत ही डेलिकेट सी, नाजुक सी नई नई ट्विग्स लाने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री। क्यों? क्योंकि करी जो है वो बहुत ही फॉन्ड है, मतलब उसको बहुत ही पसंद है अगर उसको यंग ब्रांचेस मतलब न्यू ब्रांचेस दी जाए बैनियन ट्री की, जो ग्रो करती है कैसे? Cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March. अब बैनियन ट्री की जो ब्रांचेस है वो कैसे ग्रो करती है? कैथेड्रल ऑफ लीव्स, बना सकते हैं बिल्कुल गुच्छे की तरह वो ग्रो करती है। और एक दिन क्या होता है जब वो गैदर कर रहे होते हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे होते हैं इन ट्विग्स को, तो वन स्प्रिंग डे इन मार्च, तब क्या होता है? व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। तो फिर नैरेटर को एक आवाज़ आती है कि करी जो है वो नैरेटर को बुला रहा है, आवाज़ लगा रहा है। एज ही वॉज स्टिल यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। अब करी जो है वो तब भी बहुत ही यंग था, तो वो जो क्राई थी ऐसे लग रहा था कि एक बेबी की है जो आवाज़ लगा रहा था, ऐसे लग रहा था वो एक बेबी कॉल कर रहा है, एक बेबी बुला रहा है, एलिफेंट की तरह नहीं बुला रहा था। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। तो नैरेटर को लगा कि शायद कोई करी को हर्ट कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, कुछ कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई लेफ्ट हिम, बट ही वॉज नॉट देयर। सो नैरेटर जो है वो एकदम से ट्री से नीचे उतरते हैं और बहुत तेज़ी से भाग के फॉरेस्ट के किनारे पे जाते हैं, पर करी जो है वो वहाँ पे नहीं होता। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम। अब नैरेटर ने बहुत सारी जगह देखा बट उसको वो नहीं मिली। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. अब नैरेटर जो है वो पानी के किनारे तक गए,
तो नारेटर ने देखा कि कुछ ब्लैक कलर का सरफेस पे मतलब पानी के ऊपर कुछ स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, मतलब तो देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। अब थोड़ी देर बाद ही वो थोड़ी ऊंची हो गई, ठीक है, थोड़ी और दिखने लगी। तो नैरेटर को पता चला कि वो तो उसके एलिफेंट की, करी की ट्रंक है। ट्रंक मतलब एलिफेंट की सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। तो नैरेटर को पहले लगा कि करी जो है वो डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. तो अब नैरेटर कहते हैं कि मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पानी में जंप करके वो 400 पाउंड्स का जो एलिफेंट है उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा है। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. अब जैसे ही देखा नैरेटर ने, तो उस क्या था कि जो एलिफेंट है उसकी बैक जो थी, मतलब उसकी जो पीठ थी वो भी ऊपर आने लगी थी। और जैसे ही करी ने देखा नैरेटर को है कि नैरेटर भी वहाँ पे है, दोनों ने देखा एक दूसरे को, तो करी जो है वो ट्रम्पेट करने लगा, मतलब आवाज़ निकालने लगा और स्ट्रगल करने लगा शोर तक आने के लिए, किनारे तक आने के लिए थोड़ी मेहनत करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर। अब फिर से आवाज़ लगाते लगाते ही करी ने क्या किया, नैरेटर को भी पानी में खींच लिया। एंड आई फेल इनटू द स्ट्रीम। आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। अब नैरेटर भी पानी में गिर गया और फेल इनटू द स्ट्रीम, मतलब जैसे पानी बह रहा था वहाँ पे बह गया। सो नैरेटर ने देखा कि एक बॉय है जो कि रिवर के बिल्कुल नीचे, मीन्स काफ़ी नीचे पहुँच गया है और लाइंग फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. बिल्कुल नीचे टच नहीं किया था बॉटम पे, थोड़ा सा वो ऊपर तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing. अब नैरेटर जो है वो सरफेस मतलब ऊपर आए, पानी के ऊपर आ गए ब्रेथ लेने के लिए, मतलब थोड़ी सी सांस लेने के लिए ऊपर आए। तो उन्होंने देखा कि करी जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। His feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. अब करी जो है वो सैंड बैंक पे मतलब कि रिवर के किनारे पे खड़ा है, और उसकी जो ट्रंक है वो स्ट्रेच्ड आउट है, मतलब कि जैसे हम हाथ देते हैं किसी को पकड़ने के लिए, ऐसे करी ने अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को मेरी तरफ किया हुआ था, मतलब नैरेटर की तरफ किया हुआ था, जैसे कि वो उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, उसको वेट करने के लिए कि उसको वो आएगा और उसको पकड़ लेगा। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. But not being a good swimmer, I couldn't swim ashore and the slow current was already dragging me down. So narrator कहते हैं कि मैं फिर से डाइव किया मतलब फिर से अंदर गया, कूद अंदर तक गया, ताकि मैं उस ड्राउनिंग बॉय को, जो डूब रहा था, उसकी बॉडी को बाहर तक ले आऊँ। पर नैरेटर जो है वो एक अच्छा स्विमर नहीं था, सो वो स्विम नहीं कर पा रहा था अशोर। अशोर मीन्स किनारे तक, ठीक है। तो द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो पानी का करंट था, मतलब जो फ्लो था, वो भी उसको, नैरेटर को बार बार नीचे मतलब खींच रहा था। ड्रैग करना मतलब खींचना, ठीक है। Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk. अब करी ने जैसे ही देखा, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहाव के साथ बहना, ठीक है। ड्रिफ्ट मतलब बहाव के करंट के साथ बहना। सो करी ने देखा, और जो कि यूजुअली मतलब ज़्यादातर वो स्लो एंड पॉन्डरस है, मतलब बहुत ही स्लो काम करता है। पॉन्डरस मतलब बहुत ही सोच विचार के स्लोली काम करता है। सडनली डार्टेड, सडनली मतलब एकदम से, डार्टेड डाउन मतलब जैसे एकदम से निशाना लगाया उसने, लाइक अ हॉक। हॉक कौन होता है? एक बाज जो कि निशाना लगाता है, ठीक है, उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है। तो एकदम से उसने पकड़ा, और हाफ वे इनटू द वाटर वे आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। हाफ वे मतलब पानी के आधा अंदर तक आकर उसने अपने ट्रंक से फिर से मुझे खींचा, ठीक है, बाहर खींचा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। I raised up my hand to catch it and I slipped.
अब फिर नैरेटर ने भी अपना हाथ ऊपर निकाला उसको पकड़ने के लिए, बट उसका हाथ स्लिप हो गया फिर से। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और नैरेटर को ऐसा लग रहा था कि वो वापस पानी के अंदर जा रहा है, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द वाटर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, and then suddenly kicked the riverbed and so shot upwards like an arrow. अब इस टाइम पे जब नारुतो को लगा कि वो फिर से पानी के अंदर जा रहा है, तो फिर उसने देखा कि पानी जो है वो उस टाइम पे ज़्यादा डीप नहीं था, मतलब थोड़ा किनारे तक आ चुके थे। तो अगर नारुतो बिल्कुल बॉटम ऑफ द रिवर में भी गया तो भी उसका पैर वहाँ तक पहुँच रहे थे, और उसने वहाँ पे किक किया पानी में, मतलब जो रिवर बेड था, मतलब जो नीचे बिल्कुल सरफेस थी वहाँ पे किक किया, और वो बिल्कुल बाहर आ गए। जैसे बो एंड एरो होता है, एरो बो में से निकलता है, ऐसे ही वो एकदम से बाहर आ गया, ऊपर आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, और उसको ये पता भी नहीं था कि उसके हाथ में वो जो ड्राउनिंग बॉय था, जो बॉय डूब रहा था, वो उसके हाथ में ही था, मतलब उसने उसको पकड़ रखा था, होल्ड कर रखा था। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. अब जैसे ही नैरेटर की बॉडी जो है वो पानी के ऊपर आई, तो नैरेटर ने फील किया कि उसकी जो गला है उसका ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने फंदा डाल दिया मेरे गले में। लैसो मतलब कि फंदा डालना, ठीक है, उसके गले के आसपास फंदा था। दिस फ्राइटेंड मी, मतलब नैरेटर जो है वो बहुत डर गया। फ्राइटेंड मीन्स डर जाना। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वैलो मी। नारुतो को लगा कि कोई वाटर एनिमल है, जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, वो उसको स्वैलो करने वाला है, मतलब निगल जाने वाला है। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। ही पुल्ड अस बोथ अशोर। फिर तभी नैरेटर ने सुना करी की स्क्वीलिंग मतलब यहाँ पे आवाज़ से है, जो करी आवाज़ निकाल रहा था, ठीक है, उसकी आवाज़ सुनी। सो तब नैरेटर को पता चला ये तो करी है, जिसके ट्रंक मेरे नेक के आसपास है। तभी करी ने उन दोनों को, नैरेटर को और उस बॉय को जो कि ड्राउन हो रहा था, डूब रहा था, उन दोनों को अशोर मीन्स बाहर निकाला है, शोर तक, किनारे तक। नाउ द नेक्स्ट इंसिडेंट। करी वॉज लाइक अ बेबी। अब करी जो है वो बिल्कुल एक बेबी की तरह है। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ दैन एवर। और उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप उसको नहीं बताओगे कि जब वो नॉटी, बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा मिसचीफ करेगा। मिसचीफ का मतलब बहुत ज़्यादा शरारती करेगा। अगर वो थोड़ा सा नॉटी हो रहा है, अगर आप उसको नहीं बताओगे तो वो बहुत शरारती हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, मतलब आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं नैरेटर। वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। अब एक दिन किसी ने क्या किया, किसी ने करी को कुछ बनानास दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। अब बहुत ही जल्दी करी ने डेवलप किया, मतलब उसको बहुत ही पसंद आने लगे बनानास, बहुत ही अच्छे से खाता था करी बनानास को। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। अब नैरेटर बताते हैं कि उनके घर में डाइनिंग रूम की जो विंडो है, वहाँ पे वो एक बहुत ही बड़ी सी प्लेट रखते हैं फुल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, विंडो के पास। सो क्या हुआ, वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। सो एक दिन क्या हुआ, सारे बनानास जो थे टेबल पे से गायब हो गए। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना, ठीक है। और फैमिली ने ब्लेम किया, मतलब इल्ज़ाम लगाया किस पे, सर्वेंट्स पे, कि सर्वेंट्स ने सारे फ्रूट्स खा लिए, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट्स डिसअपियर्ड अगेन। अब कुछ दिन बाद फिर से फ्रूट्स डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। इस टाइम पे ब्लेम जो था वो नैरेटर के ऊपर गया, और नैरेटर को पता था कि उन्होंने तो ये करा ही नहीं। इट मेड मी वेरी एंग्री with my parents and the servants, so I was sure they had taken all the fruits. अब नैरेटर जो है वो बहुत ही गुस्सा हुए अपने पेरेंट्स के ऊपर, और उनको पता था कि सर्वेंट्स जो है उन्होंने ये सारे फ्रूट्स लिए पिछली बार की तरह। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. और जब नेक्स्ट टाइम फ्रूट्स डिसअपियर हुए, मतलब गायब हुए, तो नैरेटर को एक बनाना स्मैश्ड, मतलब बिल्कुल कुचला हुआ सा
करी के पवेलियन में मिला, जहाँ पे करी रहता था वहाँ पे मिला नारेटर को एक बनाना। This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. और ये चीज़ जब नारेटर ने देखा कि एक बनाना स्मैश्ड अप करी के पवेलियन में पड़ा है, तो नारेटर बहुत सरप्राइज हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कभी भी उन्होंने फ्रूट्स वहाँ पे देखे ही नहीं। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि करी जो है वो हमेशा ट्विग्स ही खाता है, ठीक है, और कुछ खाता ही नहीं। So next day, while I was sitting in my dining room, wondering whether I should take some fruit from the table, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो डाइनिंग रूम में बैठा था, वंडरिंग में सोच रहा था कि क्या उसको कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए टेबल से। नरेटर सोच रहा था क्योंकि उस पर भी इल्ज़ाम लग चुका है, तो वो सोच ही रहा था कि क्या उसको लेने चाहिए फ्रूट्स विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, पेरेंट्स की परमिशन के बिना, क्योंकि उसको पहले ही डांट पड़ चुकी है। A long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. फिर एक बहुत ही लंबी सी ब्लैक कलर की कोई चीज़ विंडो की तरफ से आई, जैसे स्नेक आता है, और तभी सारे बनानास वहाँ से डिसअपियर हो गए। मतलब वो स्नेक की तरह आया और कुछ वहाँ से सारे बनानास गायब हो गए। I was very much frightened, but because I had never seen snakes eat bananas. अब नैरेटर जो था वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो गया, मतलब डर गया, क्योंकि उसने कभी भी नहीं देखा कि स्नेक्स जो है वो बनानास खा रहे हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। और नैरेटर को लगा कि ये बहुत ही खतरनाक सा टेरिबल सा स्नेक है, और जो कि स्नीक इन मतलब चुपके से अंदर आएगा और सारे फ्रूट्स ले जाएगा। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। अब नैरेटर जो है वो चुपके से रेंगते हुए रूम के बाहर गए। विद ग्रेट फियर मीन्स बहुत ज़्यादा डरते हुए वो भागे घर के बाहर। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस। और उसको ऐसा लग रहा था, नैरेटर को ऐसे लग रहा था कि स्नेक जो है वो दोबारा घर में आएगा और सारे फ्रूट्स को खा जाएगा और हम सबको मार देगा। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion. अब जैसे ही नैरेटर बाहर गया तो उन्होंने देखा कि करी जो है, करीज बैक डिसअपियरेंस मतलब डिसअपियरिंग मतलब गायब होना, डिसअपियर मतलब गायब होना। सो वो करी जो है अपनी पवेलियन की तरफ जा रहा है, उसकी बैग दिख रही थी और एकदम से वो गायब हो गया, मतलब पवेलियन में पहुंच गया। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। और नैरेटर जो है वो इतना डर गया था उस टाइम पे, तो नैरेटर ने कहा कि मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी, मतलब उसको उसके पास जाना था, टू चीयर मी अप मतलब ताकि मैं खुश हो सकूँ। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. और नैरेटर जो है वो उसके पीछे भागा बहुत तेज़ की पवेलियन में जहाँ पे वो रहता है, और वहाँ पे नैरेटर ने देखा कि करी जो है वो वहाँ पे बनानास खा रहा है। I stood still in astonishment. अब नैरेटर जो है वो एकदम से स्टिल, मतलब एकदम से 2 सेकेंड के लिए, मतलब कुछ देर के लिए वो बिल्कुल स्टिल हो गए, बिल्कुल रुके रह गए एस्टॉनिशमेंट में। एस्टॉनिश कमेंट का मतलब होता है कि वो बिल्कुल अमेज हो गए, बिल्कुल चौंक के रह गए कि ये क्या हो रहा है। द बनानास वर लाइंग स्ट्रियोन ऑल अराउंड हिम। और जो बनानास थे वो स्ट्रियोन मतलब बिखरे हुए थे, करी के आसपास चारों तरफ बिखरे हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. अब करी क्या कर रहा था, वो अपने ट्रंक से स्ट्रेच आउट करना मतलब बाहर को निकालता था, और एक जो दूर को बनाना था उसको लेता था और वहाँ से मतलब लेके खा लेता था। That instant the trunk looked like a black snake. अब जैसे ही करी ने ऐसे किया तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि उसके ट्रंक जो है वो एक स्नेक है, ब्लैक स्नेक है। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ। और तब नैरेटर को पता चला कि करी जो है वो थीफ है जो इतने टाइम से बनानास चुरा रहा था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स। और जैसे ही नैरेटर को पता चला
ये करी वो थीफ था, तो फिर नरेटर उसको खींच के पुल्ड हिम मतलब खींचते हुए उसके कान को पकड़ के खींचते हुए लेके गए, जॉयसली मतलब खुश होते हुए लेके गए अपने पेरेंट्स के पास करी को, ये कहने के लिए कि ये मैं नहीं था जो इतने वीक से फ्रूट्स खा रहा था, ये करी था जो फ्रूट्स खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम, स्कोल्डिंग मतलब डांटना, तो फिर नैरेटर ने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। अब एलिफेंट्स जो हैं वो वर्ड्स अंडरस्टैंड करते हैं जैसे बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, सब समझते हैं वो। सो तब नैरेटर ने करी को बोला कि अगली बार मैंने देखा कि तुमने फ्रूट्स चुराए हैं तो यू विल बी विप्ड। विप्ड का मतलब होता है बहुत मार पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, बहुत पिटाई होगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स। अब करी को पता था कि हम सब बहुत ही ज़्यादा एंग्री हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं, सर्वेंट्स तक बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. अब उसको इतना ज़्यादा बुरा लगा, मतलब उसकी प्राइड इतनी हर्ट हुई कि उसने कभी भी आगे से डाइनिंग रूम से फ्रूट्स नहीं चुराए, ठीक है, स्टोल करना मतलब चुराना। And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और नेक्स्ट टाइम से कभी भी कोई भी उसको फ्रूट देता था तो वो हमेशा स्क्वील करता था, मतलब चिल्लाता था जैसे कि वो थैंक कर रहा हो। जैसे एलिफेंट अपनी सूंड ऊंची करके आवाज़ लगाते हैं तो ऐसा लगता था जैसे वो उनको थैंक यू बोल रहा है। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. अब नारेटर कहते हैं कि अगर एक एलिफेंट ने कुछ गलत किया है तो उसको डांटना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप उसको पनिश करोगे विदाउट एनी रीज़न, जब उसकी गलती भी नहीं होगी तो वो उसको याद रखेगा, ठीक है, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन का मतलब होता है कि आपको भी एग्जैक्टली उसी तरह से ट्रीट करेगा, बैड वेज के ट्रीट करेगा जैसे कि आप उसको ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, कि आपको भी ट्रीट ऐसे ही करेगा जैसे आप उसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो। ओके, नाउ एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। अब नारेटर कहते हैं कि एलिफेंट जो है उसको ज़रूर सिखाना चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ चलना है और कब स्लो चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। और ये सब चीज़ें एलिफेंट को सिखाई जाती हैं जैसे कि एक बच्चे को सिखाई जाती हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अगर आप बोलोगे धत और उसको कान से खींचोगे तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके मतलब धीरे धीरे सीखेगा बैठना, ठीक है, धत वर्ड है बैठने के लिए। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, he will gradually learn that it is the signal to walk. और अगर आप कहोगे माली और उसकी ट्रंक को आगे की तरफ खींचोगे तो वो धीरे धीरे सीखेगा कि ये सिग्नल है चलने का, ठीक है। करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons. अब 3 लेसन के बाद ही, 3 क्लासेस के बाद ही करी को माली का मतलब चलने का मतलब जो है वॉक का मतलब समझ आ गया। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, पर उसको 3 हफ्ते लगे धत सीखने के लिए, मतलब बैठने वाला सिखाने के लिए 3 हफ्ते लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, और वो बैठने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा और उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और क्या आपको पता है कि एक एलिफेंट को बैठना क्यों सिखाना चाहिए, कि उसको बैठना क्यों ज़रूरी है? Because he grows taller and taller than you who take care of him. क्योंकि वो बहुत ही टॉल मतलब बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही हाइट होती है एक एलिफेंट की, ठीक है, वो बहुत ही ऊंचा होता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, ताकि जब वो 2 या 3 साल का हो जाए, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। और अगर वो बैठना नहीं सीखेगा तो आप उसकी बैक तक कैसे पहुंचोगे? सिर्फ एक लैडर, एक सीढ़ी की वजह से, सीढ़ी की मदद से ही पहुंचोगे। तो उसको बैठना सिखाना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धात, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक
फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। तो फिर नारेटर कहते हैं कि देयरफॉर उसको सिखाना, धत कह के सिखाना बैठना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी बैक पे आराम से पहुंच जाओगे अगर वो बैठ जाएगा तो। और कौन चाहेगा कि वो हमेशा अपने साथ एक लैडर को, एक सीढ़ी को लेके घूमे। ओके, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। अब सबसे मुश्किल क्या है एक एलिफेंट को सिखाना, वो है एक मास्टर कॉल। ठीक है, ये सिखाना इज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। और आम तौर पर, जनरली मीन्स आम तौर पर आप कह सकते हो कि एक एलिफेंट को प्रॉपरली मतलब बहुत ही अच्छे से मास्टर कॉल सीखने में 5 साल लगते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग। अब मास्टर कॉल क्या है? एक अजीब सी हिसिंग और हाउलिंग साउंड है। हिसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ताली बजाना, ठीक है। हाउलिंग साउंड मतलब गरजना, तो एक साउंड है, ठीक है। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। और ये साउंड कैसी है कि एक स्नेक और एक टाइगर जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और आपको ये इस तरह की आवाज़, हिसिंग मतलब ताली बजाने की और गरजने की आवाज़ जो है उसके कान में सुनानी है, ठीक है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और क्या आपको पता है कि आप एक एलिफेंट से क्या एक्सपेक्ट करोगे जब आप उसको मास्टर कॉल दोगे? ये जो हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड है ये मास्टर कॉल है। तो इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट, तो अब नारेटर बता रहे हैं कि ये मास्टर कॉल के बाद एलिफेंट जो है वो क्या करेगा। तो वो क्या करेगा कि अगर आप एक जंगल में लॉस्ट हो, मतलब खो गए हो एक जंगल में, और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि बाहर कैसे आए, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। और सब कुछ बिल्कुल ब्लैक हो चुका है एक्सेप्ट द स्टार्स, मतलब ऊपर सिर्फ तारे चमक रहे हैं, सिर्फ स्टार्स चमक रहे हैं, बाकी सब कुछ ब्लैक है। और डेयर मतलब करना, मतलब हिम्मत करना। आप हिम्मत भी नहीं कर सकते कि एक जगह पर कुछ ज़्यादा देर रुक पाओ, ठीक है। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। और उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो है सिर्फ मास्टर कॉल देना। And at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk। और तभी मास्टर कॉल सुनते ही एलिफेंट क्या करता है, वो ट्री को अपनी ट्रंक की मदद से नीचे कर देता है, ठीक है, मतलब गिर देता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। ओके, दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। अब ये चीज़ जितने भी एनिमल्स होते हैं उस टाइम पे सबको डरा देता है, ठीक है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch। अब जैसे ही पेड़ पे बैठे हुए मंकीज़ जो हैं वो देखते हैं कि ट्रीज़ जो है क्रैशिंग डाउन मतलब तोड़ तोड़ के वो नीचे गिर रहे हैं, तो मंकीज़ जो है वो उठ जाते हैं अपनी स्लीप से और ब्रांच टू ब्रांच मतलब एक से दूसरी टहनी पे भागने लगते हैं, क्योंकि वो भी डर जाते हैं। एंड यू कैन सी देम इन द मून लाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। और आप ये देख सकते हो मून से जितनी लाइट आ रही है उससे आपको ये साफ दिख जाता है। और आप देख सकते हो स्टैग्स मतलब जो डियर्स होते हैं, रेनडियर्स होते हैं, वो भी ऑल डायरेक्शन मतलब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं जैसे ही करी या फिर एलिफेंट जो है ट्रीज तोड़ के इधर उधर गिरना मतलब फेंकना शुरू करता है। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। अब आप क्या सुन सकते हो, टाइगर की ग्राउल क्या है, टाइगर की साउंड, जो कि वो गरजने की साउंड होती है, वो साउंड भी सुन सकते हो थोड़ी दूर से। इवन ही इज़ फ्राइटेंड मीन्स डरना, तो वो भी डर जाते हैं अगर एक एलिफेंट जो है वो पेड़ तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। और फिर एलिफेंट क्या करता है, वो मतलब नेक्स्ट ट्री को तोड़ता है, फिर उसके नेक्स्ट का, फिर उसके नेक्स्ट ट्री को तोड़ता है। एंड सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और जल्द ही आपको क्या दिखता है कि उसने एक काइंड ऑफ रोड बना दी है जंगल से सीधा आपके घर तक के लिए। अगर आप लॉस्ट हो जाओ तो आप ये कर सकते हैं,
ठीक है. सो दिस वॉज द स्टोरी बाय धन गोपाल मुखर्जी. दिस इज द एक्सर्प्ट फ्रॉम करी द एलिफेंट. ओके, जो नॉवल है. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द स्टोरी, and if you like the story, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.